हाय गाइस, तो आज हम क्लास 10th का जो हमारा सैम्पल पेपर आया है मिड टर्म का सोशल साइंस का वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है हमारे टर्म 1 कब से शुरू हो रहे हैं, 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को सबसे पहला पेपर हमारा किसका है? सोशल साइंस का। किसका पेपर है? सोशल साइंस का। ठीक है, तो उस पे हमारे पास सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या हम बोल सकते हैं मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एक पीडीएफ आया है। तो अभी हम उसको समझेंगे। ठीक है, अ, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे रखी है कि क्या कैसे करना है। का खंड, का खा खंड, ग खंड आपको इसमें मतलब अच्छे से पढ़ लेना है। जब भी आपके पास पेपर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी को अच्छे से रीड करना है, जिससे आपको समझ आए कि हमें कैसे अपने पेपर को करना है। ठीक है, तो 1 से लेके 27 तक हमारे क्या है, एमसीक्यू है। और वो कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के हैं। एमसीक्यूज़ हमारे 1 से लेके 27 तक है, जो कि हमारे 1 नंबर के हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और 28 से 31 तक हमारे 3 अंक के हैं, और 32 से 35 तक हमारे 4 अंक के हैं, और 36 से 39 तक हमारे 5 अंक वाले क्वेश्चंस हैं। और जो हमारा 40वां क्वेश्चन है वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि अपना मैप वर्क हमें करना है उसमें। ठीक है, तो हमारा ये पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो इसमें ज़्यादा सही है कि इसमें हम दोनों मीडियम को कवर कर सकते हैं। तो चलो, इसमें सबसे पहले हमें आसत्य बताना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है, सही है। ठीक है, मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि मत्स्य पालन कहाँ पर आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके, तो फर्स्ट का हमारा हो गया है। और सेकंड का करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसानों के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता है? अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, हमारा पहली आ गया है आंसर। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो ये पंजाब के जो किसान हैं उनके लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता। अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य मतलब जो कृषि वगैरह करेंगे उनके लिए, जैसे कोई कृषि कर रहा है तो जब वो उसको बेचेगा तो क्या वो मतलब अपनी फसल ज़्यादा देगा और उससे कम पैसे लेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, इसलिए हमारा ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, हमारा ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट की है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। और आई होप आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 1905 के तहत, मतलब कि उसमें 1905 में जो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसमें क्या क्या था हमें ये बताना है। ओके, तो सबसे पहले वर्ष में 100 दिन का रोजगार सही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार सही है। यदि सरकार रोजगार नहीं देती है तो वो क्या करेगी, भत्ता देगी। ठीक है, अगर सरकार रोजगार नहीं देती है 100 दिन तक तो वो बेरोजगार लोगों को भत्ता देगी। उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये हमारा विकास चैप्टर का क्वेश्चन है। यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांधों को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? तो इसका, अगर किसी क्षेत्र, जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग, वहाँ के आसपास रहने वाले लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? एक तो क्या होगा, अगर जहाँ पर वो रह रहे उनको अपनी जगह भी छोड़नी पड़ सकती है, और जब वो नई जगह पर जाएंगे तो उनका क्या पता काम लगता है या नहीं लगता, उनकी आय वगैरह क्या होगी। तो ना, इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है, सही है। उनकी भूमि जाने का डर है, सही है। आय के साधन खोने का डर है, सही है। सभी कथन सही है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हमारा विकास चैप्टर का है। इसमें क्या है, औसत आय। उसकी कुल आय, मतलब औसत आय को हम कैसे नापते हैं? औसत आय को हम कैसे नापते हैं? पहले तो कुल आय
औसत आय को हम कैसे नापते, पहले कुल आय बटे में कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। तो यहाँ पे क्या है, हमारी औसत आय दे रखी है कुल आय, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, बटे में कुल जनसंख्या। तो 5वीं का ए पार्ट हमारा हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधानों के कारण भारत डैश राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। वो कौन सा राज्य हमारा, केरल, क्योंकि केरल में पर्याप्त मात्रा पर क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और मतलब वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है केरल राज्य की, तो इसलिए वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अभी तक के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आप सारे अटेंड करना, ठीक है। 80 में से 75 नंबर तो आप लेके आ सकते हो अगर आप अपनी NCERT कंप्लीट करते हो तो। एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, मतलब कि एक कोई देश है जहाँ पर सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा वगैरह भी हो सकती है, मतलब वो देश पूरा अच्छे से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे। ऐसा कोई देश जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा वगैरह सब कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि वो देश क्या कर चुका है, विकसित हो चुका है। और जहाँ पर जैसे 2-3 चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे वहाँ पर स्वास्थ्य है लेकिन शिक्षा नहीं है, शिक्षा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकासशील देश, ठीक है। जो देश तरक्की कर रहा होता है और जो देश तरक्की कर चुका होता है उसको हम बोलते हैं विकसित देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकसित। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटे अनाज का उदाहरण है, ज्वार। ज्वार क्या है, हमारे मोटे अनाज का उदाहरण है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। इसमें हमें 2 पार्ट दे रखा है, एक सा और एक हमारा का। तो इसमें हमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा और उसमें हमें बताया जाएगा उस कारण, मतलब उसका कारण बताया जाएगा। इसको एक बार हम कर लेते हैं, फिर वैसे ये बहुत ज़्यादा इजी है अगर इसको आप समझ कर करो तो। गेहूँ एक खरीफ फसल है, क्या गेहूँ एक खरीफ फसल है, नहीं, मतलब है कि इसका हमारा सा क्या है, हमारा गलत है। यह शीत ऋतु में बोई जाती है। गेहूँ कब बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है, तो ये तो हमारा सही है ना। इसका मतलब है कि का हमारा क्या है, सही है, तो ये है हमारा इसका आंसर। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सा एवं का दोनों सही है, गलत है। सा और का दोनों कहाँ सही है, सा एवं का दोनों सही है, नहीं है, लेकिन परंतु इसकी सा गलत, सा सही व्याख्या नहीं कर रहा है। एक मिनट, इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा हम अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। सा एवं का दोनों सही है, एवं कारण कारण हमारा गलत है। कारण कहाँ हमारा गलत है, कारण तो हमारा क्या है, सही है, और सा हमारा क्या है, गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, सा एवं का दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे, ये भी हमारा गलत है। इसका हम डी पार्ट, इसमें क्या फिर सी में सा सही है और का गलत है, ये भी गलत है। सा गलत है, जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, गलत है, और का क्या है, हमारा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बी पार्ट। वो इसलिए क्योंकि सा एवं का दोनों सही है, दोनों तो सही नहीं है, ठीक है, तो इसका हम बी नहीं लिखेंगे, इसका हम डी पार्ट लिखेंगे, ठीक है। सा हमारा क्या है, गलत है, और का हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका हमारा 10वीं का क्या हो गया, डी। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती को रे नाम से किस देश में जाना जाता है, रे नाम से, झूम खेती को कहाँ गया, रे नाम से किस देश में जाना जाता है, तो वो हमारे कौन सा देश है, ये वियतनाम, ठीक है।
वियतनाम देश वाले में देश में हम झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? रे नाम से जाना जाता है वियतनाम में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? वियतनाम। और अगला क्वेश्चन हमारे 12वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे? न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी। क्वेश्चन 12वां, जायद की फसल कब बोई जाती है? एक हमारी सबसे पहले तो आपको ये समझना, हमारी फसलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। जो जायद होती है ये हमारी रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? अप्रैल से जून के मध्य क्या बोई जाती है? हमारी जायद की फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है और भारत में रहने वाले निवासी ही हमारा देश है, मतलब किसी देश में रहने वाले निवासी ही एक दूसरे से जब लड़ाई करते हैं या युद्ध करते हैं तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास, श्रीलंका में कौन सा जाति समूह अल्पसंख्यक था? श्रीलंका में कौन सा समूह मतलब बहुत ज़्यादा कम था? कौन सी जाति समूह बहुत ज़्यादा कम थी? कौन सी जाति सबसे ज़्यादा कम थी? सिन्हली हमारी क्या थी? बहुजाति थी, मतलब ये बहुसंख्यक था, ठीक है। श्रीलंका में सिन्हली बहुत ही बड़ी संख्या में थी, सिन्हली जाति, ठीक है। और सबसे जो कम संख्या में जो जाति थी वो कौन सी जाति थी? तमिल। सबसे कम जनसंख्या में कौन सी जाति थी? हमारी तमिल। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? तमिल। ओके। और इसका अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, बेल्जियम में कौन सी जातीय समूह अल्पसंख्यक थी? इसका आंसर आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ओके। सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया गया था? 1956 में सिन्हली को क्या किया गया था? एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। और 18वां क्वेश्चन भी जैसे आपने सुना होगा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें भी हमें वही 18वें क्वेश्चन में भी वही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर गलत दे रखा है, तो इसकी जगह पर हमको क्या करना है? सही आंसर को लिखना है। ओके। तो इसको पढ़ लेते हैं। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार डैश का है? तो केंद्र सूची को हम किस नाम से जानते हैं? संघ सूची नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर मुझको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी तक के 2 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में डैश स्तर की सरकारें हैं? भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? 3 स्तर की हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक होती है हमारी स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 स्तर की सरकारें हैं। ओके। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर भी आप मुझे क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके अभी तक के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मैं भी समझूँ कि हाँ आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, कल की एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत तैयारी की है। ओके। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया हुआ है? 22 भाषाओं को शामिल किया हुआ है। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? मतलब है कि वियना संधि को कब लागू किया गया था? वियना संधि कब हुई थी? हमारी 1815 में लागू की गई थी वियना संधि। ओके। फिर इसके बाद भी हमारे पास जो हमने प्रीवियस में अपना एक क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न में क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लेते हैं।
सा हमारे पास क्या है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुई। सही है। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुए। तो इसका हमारे ये वाला भी सही है। तो इसमें हमारा का और सा दोनों ही सही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सा एवं का दोनों सही है, एवं का सही व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। अभी हमने कौन सा देखा है, 23 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को आता होगा। रॉयलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 में क्या हुआ था, रॉयलेट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? भारत माता का सबसे पहला चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ जी ने हमारी भारत माता का पहला चित्र बनाया था। ठीक है। और ये हमारा कौन सा चैप्टर, ये हमारा है चैप्टर 2 का। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 2, इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसका फिर 26 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? जैसे कि अफ्रीका, एक सेकेंड। तो इसका आंसर हम कैसे लेंगे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, जो ये तीनों हमारे हैं। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने वाला नेटवर्क, मतलब कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों के नेटवर्क को हम क्या कह सकते हैं, सिल्क रूट कह सकते हैं। ओके, फिर 27 क्वेश्चन है हमारे पास। ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ब्रेटन वुड्स, तो इस प्रणाली को क्यों मतलब कि लागू किया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो विश्व युद्ध चल रहे थे उसमें जो देश थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब विश्व युद्ध चल रहे थे तो देशों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और उन्हीं की स्थिति को सुधारने के लिए हमने क्या किया था, ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने अपने एक गठन बनाया था। ठीक है, जिससे कि मतलब जो भी देश गरीब हुआ है या जिसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि युद्ध होते हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उनकी सहायता, उनकी मदद करने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली को आयोजित किया था या बनाया था। ठीक है, अब यहाँ से हमारे एक नंबर के क्वेश्चन ख़त्म हुए। अब हम आते हैं सीधा 3 नंबर पर। चलो, तो इसमें हमारे पास क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया, असहयोग के बारे में हमें इसमें बताना है, और इसमें हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है। ये दोनों आंदोलन आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से कराए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असहयोग करते। असहयोग मतलब क्या होता है, किसी का साथ ना देना। सहयोग मतलब साथ देना, असहयोग मतलब साथ ना देना। ठीक है, तो जो हमारी जनता थी, जो भारतीय जनता थी, उन्होंने क्या किया था, जो भी अंग्रेज़ थे उनका साथ नहीं दिया था। मतलब कि जहाँ पर भी जैसे अंग्रेज वस्त्र थे, या जहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज्य था, वहाँ से उन्होंने मतलब उस जगह को छोड़ दिया। जैसे स्कूल कॉलेज उस टाइम पे अंग्रेज़ों के थे। ठीक है, तो उनका बहिष्कार किया, उनको छोड़ दिया, सरकारी नौकरियां छोड़ दी। ठीक है, तो ये मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या था, इसमें भी मतलब कि थोड़ा थोड़ा सेम था, लेकिन इसमें था थोड़ा अलग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि जो भी वस्त्र वगैरह थे उनके, या जो भी कपड़े वगैरह, जहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने जो भी काम किया था, जैसे अंग्रेजी वस्त्र थे हमारे तो उनका बहिष्कार किया। ठीक है, जो भी वन्य जीव वनों में कानून बनाए थे उन कानून का उल्लंघन किया।
ठीक है। नमक कानूनों को तोड़ा और नमक कानून के जो कारखाने थे उनके सामने क्या किया, प्रदर्शन किया। तो ये दोनों ही आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों में से हो सकता है आपके कल के पेपर में कोई ना कोई आ जाए, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना, रीड कर लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। भारत में जल की कमी के कारण, ये बहुत ही ज़्यादा जनरल क्वेश्चन है, तो इसका आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर इसका हम क्या कर सकते हैं, बड़ा भी इसको आंसर बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में ना इसको बता पाओ तो मतलब इसको अच्छे से याद तो कर लेना जिससे सही हो जाए, ठीक है। ये हमारे भूगोल की बुक का है। अब अगला है हमारे पास, भारत में संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। इसमें हमें क्या बताना है, संघवाद के बारे में बताना है, संघवाद के बारे में बताना है। जो हमारा चैप्टर है सिविक्स का सेकंड चैप्टर संघवाद, तो उसमें आपकी टीचर ने आपको मेन टॉपिक्स बताए होंगे, तो आपको संघवाद के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है कि संघवाद क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित क्षेत्र में हमें बताना है अंतर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा संगठित क्षेत्र की विशेषताएं बतानी हमें, अथवा में हमारे पास है असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं। तो संगठित क्षेत्र क्या होता है, मतलब सरकारी, जब भी हम कोई सरकारी जॉब करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, सुरक्षा मिलती है और नियमित हमारी पगार मिलती है। और उसमें अगर हमें छुट्टी वगैरह करनी होती है तो उसमें हमें वो भी मिल जाती है। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, उसमें एक तो हमारी सुरक्षा नहीं रहती, क्या पता कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें असंगठित क्षेत्र को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी सरकारी जॉब नहीं करते, जो भी सरकारी जॉब नहीं करते, उसके अलावा जो लोग जो काम करते हैं, जैसे मजदूरी हो गया या अपनी दुकान वगैरह हो गया, तो उसमें दुकान वगैरह में जो भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें समय नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे समय का वो होता है, मतलब हम अगर जैसे 8 बजे आ रहे हैं तो हम 5 बजे चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, 8 बजे आ रहे हो और तुम 10 बजे जा रहे हो, मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसका भी आंसर दे दो। अब है हमारे पास हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके टीचर ने आपको मार्क कराया होगा। जर्मनी के एकीकरण अथवा में इटली का एकीकरण। हमें इन दोनों के एकीकरण के बारे में बताना है कि क्या कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, इसको देखते हैं। जलोढ़ मृदा के बारे में बताना है हमें। जलोढ़ मृदा कैसे होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा है और भारत के उत्तरी भागों में पाई जाती है। और भारत के क्या बोलते हैं 45% यही मृदा पाई जाती है। ये सब हमें जलोढ़ मृदा के बारे में बताना है अपनी बुक में, और अच्छे से पढ़ लेना। भूगोल का चैप्टर 1 है, ठीक है। फिर और इसके अलावा हमें क्या बताना है, काली मृदा के बारे में बताना है। काली मृदा को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, रैगर नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सी खेती होती है, कपास की खेती होती है। और ये कौन से 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, बेल्जियम में विविधता। इसमें आपको क्या बताएं, बेल्जियम की समझदारी, ठीक है। सिविक्स का हमारा चैप्टर 1 लोकतांत्रिक का चैप्टर 1 है हमारे पास। आपको उसमें बेल्जियम की समझदारी आपकी टीचर ने कराया होगा, तो आपको बेल्जियम की समझदारी ही बतानी है, ठीक है। विकास को परिभाषित कीजिए। विकास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, विकास मतलब विकास इस तरीके से हो कि हम विकास तो करते रहें लेकिन उससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। इसको हम विकास कह सकते हैं। इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ लेना, और वैसे जनरल क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत बना कर लिख देना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का। 5 नंबर के हमारे पास 2 क्वेश्चन है, शायद एक बार देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, चलो। तो क्वेश्चन 36 देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थशास्त्र की बुक में से है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में से कोई चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ये है हमारा अर्थशास्त्र का, ओके। तो आप इसको पहले तो अच्छे से पढ़ लेना, और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वर्ष 1972 से 1973 के बीच किस क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी प्रतिशत सबसे अधिक है।
1972 से 1973 में किसकी ज़्यादा है? प्राथमिक क्षेत्र की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 से 12 में किस क्षेत्रक में 2011 से 12 किस क्षेत्रक में रोजगार की हिस्सेदारी के सबसे अधिक है? तो ये हमारा क्या है? 49 किस में है? प्राथमिक में। तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर? प्राथमिक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर लो। मैं एक एक नहीं बता रही क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, आप इसको पढ़ लेना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपके टीचर ने आपको बताया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी आपके टीचर ने बताया होगा आई होप। ठीक है, तो पहले तो आप इसको पढ़ना। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको पैराग्राफ ऐसे पैराग्राफ दे रखे हो तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे के सारे पैराग्राफ में कभी नहीं होते। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें पैराग्राफ में नहीं मिलते। कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें अपने आप से, मतलब वो देखना चाहते हैं कि तुमने क्या याद किया है। ठीक है, तो अपने आप से भी हमें देख कर करने होते हैं, अपने आप से मतलब याद करके करने होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसका तो हमारे पास यहाँ पे आ गई शुरुआत 1973 में हुई। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसमें इसका आंसर नहीं है, इसमें आप इसको पढ़ लेना, इसमें आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, बट इसका आंसर है हमारा 56। ओके, जिम ये क्या है हमारा? एक सेकेंड। कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कहाँ पर है हमारी कार्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड में। इसके बाद है केरल में स्थित बाघ रिजर्व का नाम क्या है? पेरियार। ठीक है, अगला है राजस्थान का, एक सेकेंड, राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ रिजर्व के लिए हमारा प्रसिद्ध है। एक तो हमारा, एक तो राजस्थान में ये, ठीक है, और एक है हमारा पश्चिम बंगाल। एक राजस्थान और एक है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों किसके लिए? बाघ के लिए हमारे वो है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है, तो इसको मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं, आप लोग अच्छे से समझ लेना इसको। मतलब एक बार आप ध्यान दोगे ना तो एक दो क्वेश्चन मैं जैसे बता देती हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ इजी है। तो राष्ट्रीय संसद में किस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ठीक है, ये हमें क्षेत्र दे रखे हैं और इसमें हमें बताना सबसे अधिक किस में है। ये 20.2 में सबसे अधिक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? अमेरिका। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अमेरिका। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो इसको आप कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं। ओके, अब है हमारे पास यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल पैराग्राफ के तरीके का है। जैसे हमने बाघ वाला क्वेश्चन किया वैसे ही ये वाला भी है। तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ कुछ आपको मतलब आउट ऑफ इसमें से मिलेंगे, मतलब आउट ऑफ पैराग्राफ में से मिलेंगे। वो आपको देखना चाहेंगे कि आपने कितना याद किया है। ओके, तो इसमें आपको फसलों के बारे में याद करना है। ये हमारा भूगोल का लग रहा है मुझे, हाँ भूगोल का है ये। तो आप भूगोल की फसल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40, क्वेश्चन नंबर 40, इसको देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है? मैप वर्क करना है, मानचित्र कार्य करना है। तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। वह स्थान जहाँ पर जालिया बाग हत्याकांड हुआ था, मैप देखते अपना। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जालिया बाग हत्याकांड हुआ था? तो यहाँ पे क्या है हमारा? पंजाब। पंजाब की अमृतसर में। तो ये राज्य, हमें यहाँ पे क्या बताना? राज्य बताना है। एक सेकंड, यहाँ पे हम पहले देख लेते कि हमें क्या बताना है, राज्य बताना है या क्या बताना है। कहाँ गया? वह स्थान, ठीक है, जहाँ पर जालिया बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हम कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर। ओके, तो इसमें हमारा क्या लिख सकते हैं हम? पहले आप लिख देना पंजाब, पंजाब के बाद फिर कॉमा करके लिख देना अमृतसर,
ठीक है, तो इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, मतलब राज्य भी आ जाएगा और वो स्थान भी आ जाएगा कि अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है इसका, ये भी देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नील की खेती के लिए किसानों के लिए आंदोलन किया था। नील की खेती कहाँ पर हो रही थी? बिहार के चंपारण। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? वह स्थान। तो यहाँ पे क्या हुआ था? नील की खेती के लिए विरोध हुआ था। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा चंपारण। बिहार, पहले आप लिख देना बिहार, फिर आप कॉमा करके लिख देना चंपारण। यहाँ पे वैसे आपको पूछ क्या रखा है? यहाँ पे हमें पूछ रखा है वह स्थान जहाँ पर गांधी जी, स्थान हमसे पूछ रखा है, तो आप लिख देना बिहार। ओके, अब बिहार चंपारण दोनों लिख देना। अब इसके बाद है हमारे पास क्या? मानचित्र में हीराकुंड बांध बताना है, नागार्जुन सागर बताना है और राणा प्रताप सागर बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं हीराकुंड बांध हमारी कहाँ पर है। तो हीराकुंड बांध हमारी कहाँ पर आ जाएगी? हीराकुंड बांध आ जाएगी हमारी असम में। हीराकुंड बांध हमारी कहाँ पर आ जाएगी? असम में। हीराकुंड बांध हमारी आ जाएगी असम में। ठीक है, और जितने भी हमारे सागर, जहाँ पर भी सागर सागर नाम से आए वो हमारे सारे राजस्थान में ही आएंगे। जितने भी सागर सागर नाम वाले आए वो सारे हमारे राजस्थान में ही आएंगे। ओके, तो एक बात और, जो हमारी हीराकुंड बांध है वो हमारी कहाँ पर आएगी? असम में नहीं आएगी, वो हमारी उड़ीसा में आएगी। सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, तो हीराकुंड बांध हमारी कहाँ पर आएगी? उड़ीसा में आएगी। एक बार हम फिर से लास्ट टाइम पे अपने इसको कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या बताऊँ? वह स्थान जहाँ पर जालियांवाला का हत्याकांड हुआ था। स्थान हमें बताना है। क्या बताना है? हमें स्थान बताना है। तो इस पे हम क्या कर देंगे अपना? अमृतसर। अमृतसर में हमारा क्या हुआ था? जालियांवाला का हत्याकांड हुआ था। इसमें हमें राज्य नहीं बताना, तो इसलिए हम इसमें पंजाब नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे अमृतसर। ठीक है, फिर इसके बाद हमें बताना है कि किसान के लिए जो विद्रोह हुआ था या नील खेती के लिए जो, मतलब किसानों के लिए जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? हमें राज्य नहीं बताना, स्थान बताना। तो उसको हम लिख देंगे चंपारण। कहाँ पर हुआ था? चंपारण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले अमृतसर, यहाँ पे लिख देंगे चंपारण। फिर इसके बाद हमें हीराकुंड बांध बताना, तो आ जाएगी हमारी उड़ीसा में। और फिर हमारे सागर वाले जितने भी आए, जहाँ पर भी आपको पीछे सागर सागर दिखे वो सारे हमारे कहाँ हैं? राजस्थान में। जितने भी आपको सागर वाले दिखे वो सारे आप राजस्थान में पुट कर देना। ओके, तो बाकी तो ये आपको करने नहीं है। नीचे वाले क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए हों, और अगर मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो एक बार आप पढ़ लेना, और अगर जहाँ पर भी आपको समझना है तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू, बाय।